हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें बेसिकली हम देखना चाहेंगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ओवरसीज ऑपरेशंस करती हैं और उनका एक होम कंट्री है जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुए हैं और दूसरी कंट्रीज हैं जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही हैं। तो ऐसी एमएनसीज को जब भी लैंडिंग करना है तो किस टाइप के आपको एक्सपोजर्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। लैंडिंग मतलब ये फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं फाइनेंसिंग की। ठीक है। एक चीज़ मैं जो बताऊंगा, इंडिया जैसी कंट्री में जो कि हम डेवलपिंग नेशन है तो बैंक के लोन रेट्स बहुत ज़्यादा है ना। 10 11 12% जो है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो यही जो रेट है वो कहीं ना कहीं 3 से 5% के बीच में चलता है। तो ऐसा पॉसिबल बहुत रेयर है होगा जहाँ पे कोई फॉरेन की एमएनसी इंडिया में आके बोरो करने की कोशिश करेगी। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि इंडियन कंपनीज इंडिया से फॉरेन मार्केट में जाके वहाँ से चीप रेट पे बोरो करके वापस लेके आएंगे। जो हमारा ओवरसीज कॉर्पोरेट बोरिंग है तो वो डायमेंशन इसमें कवर होता है। तो वायबिलिटी जो है वो है कि इंडियन कंपनीज बाहर जाके बोरो करके आए और फॉरेन एमएनसीज इंडिया में आके बोरो नहीं करते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनके अनयूज्ड सरप्लस फंड्स को वो लोकल एफडीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये भी बहुत बहुत रेयर फिनोमिना है। यानी वो अगर यहाँ पे लगाएंगे फिर उनके टैक्स ऑब्लिगेशंस होंगे उसके लिए। यानी यूजुअली होता क्या है कि जब भी ये फॉरेन एमएनसीज इंडिया में ऑपरेट करने के लिए आ रही हैं तो वो अपनी फंडिंग के लिए जो रिसोर्सेज है वो बाहर से ही लेके आ रहे हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद इट कि कैसे हम इंडिया का कंटेक्स नहीं लेते, हम एक दूसरी कंट्री का, अफ्रीकन कंट्री का ले रहे हैं जहाँ पे अब हमारी इंडियन कंपनीज अफ्रीका में कुछ मर्जर एंड एक्विजिशन करने के लिए लोकल बैंक से फाइनेंस लेने की कोशिश कर रही है। ठीक है। या डेवलप नेशन में देख रहे हैं फंडिंग का सोर्स, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, वहाँ से पैसा लेके अफ्रीकन कंपनी को एक्वायर करेंगे। ओके। तो लेंडिंग टू एमएनसीज इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल कंट्रीज हैं, मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफर कर रहे हैं तो कंट्री टू कंट्री यानी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो डिफर कर सकती है। सो सेटलमेंट्स जो मर्जर एंड एक्विजिशन की बात कर रहे हैं उसमें शायद वो ट्रांजेक्शन और डील जो है उसको सेटल करने के लिए आपको एक नेगोशिएशन टेबल पे बैठना पड़ेगा काउंटर पार्टी के साथ। तो फाइनली हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं कि हमारी नेगोशिएशन डन है, एक हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्लियरली मेंशन्ड है। ओके। सो चलते हैं आगे। सबसे पहले एमएनसीज को अगर आपको एक्सपोजर देना है तो आपको थोड़ा सा उनके बारे में, उनका बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि एमएनसीज जो हैं वो ऑपरेट करने का उनका स्टाइल, मॉडस ऑपरेंडी क्या है। क्या वो सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटेड है कि लाइक उनके सारे की डिसीजन मेकिंग एक सेंट्रल लोकेशन पे कॉल लिए जा रहे हैं, यानी हेड ऑफिस में उनके सारी डिसीजंस होती हैं, या फिर वो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कि वो रीजनल कंट्री वाइज, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, उसका अगर आप देखेंगे कंट्री ऑफ ओरिजिन इज यूनाइटेड स्टेट्स, बट वो अब उसने अपने ऑफिस जो है वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब खोल रखे हैं और रीजनल ऑफिस भी हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ एक कंट्रीज को इकट्ठा से मैनेज कर रहे हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है या सेंट्रलाइज्ड है उसको हमें थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वेदर एमएनसीज के पास वो डिस्क्रिशन है भी कि नहीं कि वो बोरो कर सकते हैं। यानी उनकी डॉक्यूमेंटेशन में जो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो हमारा ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे होता है, तो हम अगर उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में उनकी कैपेसिटी टू बोरो अगर हम नहीं चेक करते हैं और फिर कोई एक्सपोजर ले लेते हो तो फिर हो सकता है बाद में इसके लिए प्रॉब्लम हो। हमें टेलर्ड मेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। टेलर्ड मतलब कंपनी टू कंपनी सिचुएशन में वेरी, उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में वेरी। तो अब आपको एज अ लेंडर अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट देखना है, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमाइज करके उनको सर्विसेज देनी है, तो उनकी सिचुएशंस वेरी कर सकते हैं। तो आपको कुछ एक केसेस में जो एक्सेप्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सेप्शन मतलब जहाँ एक अलग सा ही कोई फिनोमिना चल रहा है, यानी उस केस में आपको अपने हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस से एक्सेप्शन लेना पड़ेगा कि आप वो स्पेशल प्रोविजन इनको दे सको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन फुटप्रिंट। मतलब एमएनसीज ऑपरेट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो उनके एक्चुअली उनको वर्ल्ड वाइड जो फिनोमिनाज हैं, लीगल रेगुलेशंस हैं, उनको फुलफिल करना पड़ रहा है। उनको सप्लाई चेन होनी चाहिए ग्लोबल, उनका एक्सपोजर उस तरीके से डिफरेंट मार्केट्स में है, तो कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस वाला फिनोमिना है, डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फिनोमिना है एमएनसीज को लेके, क्योंकि उनको मल्टी कंट्री एक्सपोजर है। तो कुछ कंट्रीज में अगर कहीं कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ भी जाए तो दूसरी कंट्रीज से वो उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है एमएनसीज को एक्सपोजर के लिए, कि अगर आप किसी एमएनसी को फंडिंग कर रहे हैं और उस एमएनसी का कोई इशू नेगेटिव हो जाता है आपकी कंट्री में और वो फाइनेंशियली सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्योंकि एमएनसी मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपोजर लेके बैठी है,
तो वो आपकी फंडिंग को रिस्क नहीं होगा कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू अनदर प्लेयर, जहाँ पे कि वो लोकल प्लेयर ही है और उसकी अगर कंपनी ठप होती है तो उसके बाद फिर उसके पास बैकअप नहीं है कुछ। तो ये एमएनसीज डीप पॉकेट्स के साथ आती हैं, बहुत रिसोर्सेज होते हैं, तो इनको रीपेमेंट में कोई चैलेंजेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। देखिए कंट्री टू कंट्री जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो डिफर करता है। कई कई कंट्रीज में ये इसको बड़ा बड़ा लिबरल किया गया है कि कंपनीज एमएनसीज ये जो है ये कंट्री में आए, कैपिटल लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए, मैन पावर की डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी उस कंट्री की रन करे। तो कई कई कंट्रीज में इसका उल्ट भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ एनवायरनमेंट हो, वो नहीं चाहेंगे कि बाहर से कंपनीज आ रहे हैं और वो आपके लोकल मार्केट को डोमिनेट कर जा रहे हैं। तो क्योंकि डोमिनेट करने का मतलब ये कि जब आपके पास लोकल मार्केट में प्लेयर्स ही नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर्स ही नहीं है और एमएनसीज आ रही हैं, तो एमएनसीज का एक रहता है कि उनको ऑटोनॉमी चाहिए होती है। ऑटोनॉमी अगर मिलेगी तो वो आएंगे, नहीं मिलेगी तो वो वैसे ही एग्जिट मार जाएंगे। तो अफगानिस्तान में तालिबान से पहले देखिए सारा मार्केट बहुत अच्छा था, लेकिन तालिबान के आने के बाद बहुत हद तक चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड सी हो गई हैं। इसकी वजह से बहुत सारी एमएनसीज जो शायद पहले ऑपरेट कर रही थी उनको वो कंट्री को छोड़ के फिर बाद में जाना पड़ा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। कंट्री की गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से जो लॉ रेगुलेशंस वो क्रिएट कर रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा और एमएनसीज को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। अगर एमएनसीज अडेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा। इस सूरत में अगर कोई बैंक ने उनको, लोकल बैंक ने उनको लेंडिंग कर रखी है, उनको एक्सपोजर दे रखा है, तो फिर उस सिचुएशन में वो बैंक के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चलते ऐसी कुछ कंपनीज को कंट्री छोड़ के जाना पड़े, तो उस सिचुएशन में रिकवरी इज बिट टफ। नेक्स्ट, एमएनसीज को इवेलुएट करते हैं क्रेडिट रिस्क के ऊपर। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। हम अब एक देखें, मैं एज अ बैंकर हूँ और मैं लोन दे रहा हूँ, तो मुझे सामने वाली पार्टी का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। एसेसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब हम आपकी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को देख सकते हैं, आप पिछले कुछ सालों में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आपके ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं ये आपकी वेबसाइट पे ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है। तो वो लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, आपने रेशियो एनालिसिस में ये सब कर रखा है, लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, है ना। तो वो सब चीज़ें देख के हम वी कैन फिक्स इट अप कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही है या नहीं है, ठीक नहीं है। Accordingly, we can give them the loans or we can restrict our exposure. Next, global footprint में मतलब अब जैसे एमएनसीज हैं वो कुछ एक प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं, अगर उन प्रोडक्ट्स में उनकी यूएसपी है और उनकी एक एक मोनोपली है, तो आप इसके ऊपर कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सपोजर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं और इनसे भी बेटर प्लेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है काम। तो आपको उसको देखना पड़ेगा किन किन मार्केट्स में है, मार्केट्स के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी करेंसीज में ट्रेड कर रहा है, वो करेंसीज की अपनी स्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इन एस्टैब्लिशिंग क्रेडिट रिस्क फॉर अ पार्टी। नेक्स्ट, रिव्यू मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो कंपनी चल रही है, जो एमएनसी की बात कर रहे हैं, उसके टॉप लीडरशिप में कौन कौन लोग हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है, क्या वो मतलब इस टाइप की कंपनी। देखो एमएनसी का मतलब ये है कि वो एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, तो इसमें जायज़ सी बात है कि आपकी मैनेजमेंट टीम जो है वो टॉप मैनेजमेंट टीम बहुत बहुत स्ट्रैटेजिक टाइप होगी और काफ़ी टाइम से है, तो वो सीनियर भी रहेगी। तो ये वाले फैक्टर्स को देखना एक आपकी नेसेसिटी है कि अगर आपको लगे कि भाई नहीं ये तो फैमिली बिजनेस टाइप कंपनी है जिसमें फैमिली के न्यू जो आपके न्यू रिक्रूट्स हैं, यानी जो नई जनरेशन के लोगों को अभी अभी ग्रेजुएशन डिग्री हुआ है और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उनको सीधा ला के मैनेजमेंट में बिठा रहे हैं, तो उसमें फिर आपको थोड़ा डाउट रहना चाहिए। क्योंकि कंपनी जो एक प्रोफेशनल लीडरशिप से चल रही है, दूसरी कंपनी है जो अपने फैमिली वो हायरार्की की वजह से, यानी उनके आप कह सकते हैं जो आपके इसमें रहता है नौ आप कह सकते हैं यानी लीगल हायर, वो लोगों को अगर सिस्टम में ले रहे हो आप और उनकी अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो देन यू मे हैव अ सेकंड थॉट ऑन सच एक्सपोजर्स। नेक्स्ट, इंडस्ट्री के डायनामिक्स को भी स्टडी करने के लिए कह रहे हैं कि एमएनसीज जिस भी लोकेशन पे ऑपरेट कर रही हैं उनका मार्केट शेयर क्या है, मार्केट में जो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं क्या वो डिमांड जो है और या सप्लाई जो है वो एक्चुअली इज दिस मार्केट इज सेंसिटिव और नॉट सेंसिटिव। मतलब थोड़ा सा भी प्राइस राइज करते हैं तो एकदम से शार्प डिक्लाइन आएगा डिमांड पे। अगर ऐसा कुछ मार्केट है तो आपको थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। लेकिन अगर लगता है मोनोपोली टाइप है जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे कुछ मर्जी हो, आपकी सेल्स चलती रहेंगी, तो वहाँ पे गो है, ग्रीन ग्रीन सिग्नल है, यू शुड प्रोसीड विद इट। ये फैक्टर्स आपको क्रेडिट रिस्क डिफाइन करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट, एमएनसी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए देखें, अब यहाँ पे कुछ एक एक सैंपल वैल्यूज डाल रखी। रेवेन्यू,
$130 billion US। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये बहुत तगड़ा वैल्यू है। बिलियंस में बात कर रहे हैं, डॉलर्स में बात कर रहे हैं। ये जो कंपनी है उसकी $130 बिलियन रेवेन्यू में आ रही है। तो इमेजिन करें ना, ये कंपनी की स्ट्रेंथ आपको दिख रही है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मार्जिन 22%। इमेजिन करें, हर 100 रुपए का सामान जो वो मार्केट में बेच रहे हैं, उसमें 22 रुपए का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ये आप एक इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स की बात कर रहे हैं। ये जो वैल्यूज हैं बेंचमार्क्स है। आप जिस भी कंपनी के ऊपर एक्सपोजर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसका प्रॉफिट का मार्जिन चेक कर लीजिए। अगर वहाँ मार्जिन नहीं है तो देखो थोड़ा केस डाइसी सा है, लेकिन अगर मार्जिन है और वो भी मार्केट के बेस्ट मार्जिन के साथ compete कर रहा है, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 0.8। 0.8 मतलब आपके डेट और इक्विटी का जो रिलेशनशिप है। डेट है एक्सटर्नल फंडिंग, इक्विटी है इंटरनल फंडिंग। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली आप 100% इक्विटी से करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंपनी एक्सपैंड करते हैं, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप डेट लेके आते हो। डेट लाने से क्या होता है? डेट आने से आपको थोड़ा सा ऑब्लिगेशन पड़ता है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा रेगुलरली, आपके कैश फ्लोज के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है। लेकिन अगर डेट नहीं लोगे तो फिर कैसे करोगे? एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसे आपने कंपनी में पहले इक्विटी ली, फिर थोड़ा डेट लिया, अब कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड है, काफ़ी साल से काम कर रही है, आपकी बैलेंस शीट बन रही है। जब आपका ये पोजीशन हो जाए तो उसके बाद आप मार्केट में जाके आईपीओ वगैरह के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। और जो आपके प्रमोटर्स हैं कंपनी के, वो एग्जिट ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनको और इस कंपनी में कंटिन्यू नहीं करना है। तो आपको एग्जिट लेने के लिए ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आईपीओ लाइए, अपना जो स्टेक है वो पब्लिक में बांट दीजिए, और अच्छी वैल्यूएशंस के साथ आप एग्जिट ले लीजिए। अब यहाँ पे जो है, हम एक एमएनसी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट कर रहे थे कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो किस तरीके से अपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को होल्ड करते हैं, क्योंकि इनका मल्टी कंट्री एक्सपोजर है। तो इनकी वैल्यूएशंस जो है वो भी मल्टी कंट्री से आने वाली है, डिफरेंट करेंसी से आने वाली है। करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो मेन फैक्टर्स पे ध्यान देना वो है रेवेन्यू ग्रोथ कैसे कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, डेट टू इक्विटी और लिक्विडिटी पोजीशन। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको एमएनसी के बारे में क्रूशियल डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी, क्रेडिट रिस्क डिफाइन करने में मदद करेगी, और ये सब फैक्टर्स शायद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफाइन करने में मदद करेंगे। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। नाउ यू सी, जब हम एमएनसी से डील कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे नाम से क्लियर है कि इनको एक कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रोल इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, इनको ग्लोबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक्सचेंज रेट देखो, एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, ये मेन करेंसीज हैं। इनकी वैल्यूएशंस जो है हर सेकंड बदलती है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। मार्केट में दो फोर्सेस हैं, एक है डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दूसरी है सप्लाई फॉर द सेम प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश करता है कि प्राइस क्या रहेगा। तो ये जो प्राइस है वो एवरी सेकंड चेंज हो रहा है। क्यों? मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई एवरी सेकंड चेंज हो रही है। तो ये मार्केट का फिनोमिना है। तो इसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। एक तो हो गया एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, दूसरा हो गया इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज। अब देखो, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत टाइट अपनी कंट्रीज को रखा हुआ है। और क्योंकि अभी धीरे धीरे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। हर कंट्री जो अपनी रिजर्वेशन है कि उनको बड़ा लिमिटेड रहना है, यानी उनको बाहर से डिपेंडेंट नहीं होना है, अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखना है, ये सब फिनोमेना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और अब एमएनसीज फ्री हैं, कोई कहीं पे भी ऑपरेट कर सकता है। हमारी कंपनीज जो है बाहर जाके काम कर सकती हैं, बाहर की कंपनीज इंडिया में आके काम कर सकती हैं। अब लोकल लॉज को फॉलो करो, टैक्स पे करो, जो प्रॉफिट अर्निंग है उसका जो पॉलिसी के थ्रू उसको रिमिट कर दो अपनी होम कंट्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें क्या है, लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, आपका ब्रांड नेम बन रहा है, आपकी मार्केट रीच है, और ये सब मिलके कहीं ना कहीं आपके आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं। अब इमेजिन करो, हमारे लिए पाकिस्तान एक कंट्री है जिसके साथ हमारे हमेशा डिस्प्यूट रहता है बॉर्डर पे। अब इमेजिन करो, पाकिस्तानी मार्केट्स में भी इतना स्कोप है, क्योंकि वहाँ पे लोकल प्लेयर जो हैं, वेंडर सप्लाई करने के लिए वो बहुत कम है। बायर्स अपनी बाइंग कैपेसिटी की वजह से मर रहे हैं। तो अगर इमेजिन करो हमें ये मार्केट एक्सेस हो जाए, सारे हमारे बिजनेस हाउसेस को यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने के लिए मौका मिल जाए, तो ये कहीं ना कहीं तो वैल्यू एडिशन है ना। इवन तो आपकी कंट्रीज की लीडरशिप की, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की नहीं बनती बॉर्डर के डिस्प्यूट से, बट अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है जो बंद है। वैसे ही चाइना और इंडिया का है उस साइड। सो आपको ये सब ट्रेड करते हुए इन इन सब इश्यूज के ऊपर थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो कंट्री के लोगों को फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव पे बेनिफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। नेक्स्ट, हम यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कि लोकल इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, इन्फ्लेशन क्या चल रही है, जीडीपी की ग्रोथ रेट कैसे चल रही है, ये सब, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है ना। तो ये सब इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एमएनसी को डिसाइड करते हैं।
अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम है, डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कंजम्पशन को भी ड्राइव करेगी, और उससे आपकी एमएनसी की भी डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे एमएनसीज के लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के ऊपर बात की है। अब लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? देखें, आप जब भी किसी नई कंट्री में ऑपरेट करने जाते हैं तो वहाँ की जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी उनकी गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, उसके जो भी सेट नॉर्म्स हैं फॉलो उसको करना ही पड़ेगा, अगर आपको उसको मार्केट को एक्सेस करना है। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, तो आपके अपॉर्चुनिटी रह जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखें एमएनसी जो है वो क्या लोकल कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर पा रही है। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि एक कंपनी है जो एबीसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, जब वो यूरोपियन नेशंस में जा रही है तो उसकी पैकेजिंग ब्लू कलर की रख रही है, वहाँ पे ब्लू कलर एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब इस्लामिक कंट्रीज में, मिडल ईस्ट कंट्रीज में जा रही है तो उसकी पैकेजिंग का कलर ग्रीन हो जा रहा है। जब वो इंडिया और एशियन कंट्रीज में आ रही है जहाँ पे और पर्टिकुलर रिलीजन है, देखिए मैं रिलीजन स्पेसिफिक कुछ कलर कोडिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ सैफरन, रेड, ये चलता है, तो आपकी पैकेजिंग के कलर चेंज हो जा रहे हैं। तो अगर एमएनसीज इस टाइप की अपनी मार्केट की प्रेफरेंस को देख पा रहा है और इवेलुएट कर पा रहा है और उसी हिसाब से अडेप्ट भी कर पा रहा है, यानी प्रोडक्ट पैकेजिंग चेंज हो जा रही है, प्रोडक्ट का टेस्ट लोकल मार्केट के हिसाब से थोड़ा वेरी कर जा रहा है, तो जब ये अडेप्टेबिलिटी आ रही है तो उसके बाद आप समझे कि उस कंपनी को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आनी। यहाँ बेसिकली हम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉज की बात कर रहे थे कि उनकी टैक्स इम्प्लीकेशंस जो हैं, उसमें जो कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट है, जो ड्यू डिलीजेंस करना है स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स के थ्रू, अगर एमएनसीज वो सब टाइमली करती है तो देर इज नो इशू, और वो अपने आराम से मिटिगेट कर पाएंगे लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क को, अगर वो फॉलो कर रहे हैं नॉर्म्स को। बट अगर नहीं कर पा रहे हैं और चैलेंजेस आ रहे हैं तो देन देर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी आपके नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं वो दैट शुड बी स्टैंडर्ड ऑल अक्रॉस। नहीं है तो आपको अडेप्ट करना चाहिए, कस्टमाइज करना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरिंग ऑफ लेंडिंग प्रोडक्ट्स फॉर एमएनसीज। देखें, आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। अभी मार्केट स्टैंडर्डाइजेशन वाली नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट बनाओ और सभी को वही बेचो जोड़ लगा के। अभी जो मार्केट है वो बड़ी कस्टमाइज्ड वाली है कि पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया, सिचुएशन टू सिचुएशन, कहीं पे छोटा प्रोडक्ट बिकता है छोटी पैकेजिंग में। अब देखो, सर्फ का पैकेट है, आपका 1 kg का पैकेट चलता है, कहीं पे वही पैकेट अगर आप 10 रुपये सैशे के लेके आ रहे हो तो वहाँ ज़्यादा सेल हो रही है। 1 kg का पैकेट नहीं लोग ले रहे, 10 10 रुपीज़ के सैशे ले रहे हैं, जब भी जरूरत है उसके हिसाब से। तो ये एरिया टू एरिया, उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से थिंग्स में डिफर। ओके, तो आपको जो अपना जो ये लेंडिंग एक्सपोजर लेना है एमएनसीज के लिए, तो उसमें ये देखना है कि क्या एमएनसीज जो हैं वो हम उनकी नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसको टेलर्ड नीड को हम कस्टमाइज कर पा रहे हैं, उसको उसको उस तरीके से डिलीवरी दे पा रहे हैं। यानी उसको बेसिकली चाहिए क्या, उसको एक लेस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें उसको एक बार लेने से, मतलब एक फैसिलिटी लेने से कभी भी फ्यूचर में कोई और रिक्वायरमेंट हो तो उसको हमें बार बार डिस्टर्ब नहीं करना हो। देखो, आप सिंपल सी चीज़ है, मैं लोन देने वाला हूँ, आप लोन लेने वाले हो। आप लोन लेने वाले हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, मैं लोन दे रहा हूँ तो मुझे भी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। क्या मैं बिना डॉक्यूमेंटेशन आपको लोन दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो मैं ऐसा अपने बिजनेस क्लाइंट्स के लिए, और जिनको मैं एक्चुअली वर्थ समझता हूँ, उनके लिए मुझे ऐसा प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए कि एक बार डॉक्यूमेंटेशन की तो फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, मेरे लिए फिर अब आपको कोई भी प्रोडक्ट देना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एक ही बार में कंप्लीट कर रखा है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। नेक्स्ट है सिंडिकेट लोन। सिंडिकेट लोन जो है वो क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप लोन, जिसमें एक लोन लेंडर जो है ना वो सफिशिएंट नहीं है, कम्फर्ट, यानी वो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे। जैसे लेट से कोक की बात करते हैं, कोक को 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। अब एसबीआई से पूछो, एसबीआई को अगर अपनी बैलेंस शीट देख के अपना एक्सपोजर देखना पड़ेगा कोक के लिए, तो शायद वो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी सेक्टर को एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही लोन दे सकते हो, जितनी आपकी एलिजिबिलिटी से ऊपर आप लोन ही नहीं दे सकते। तो हो सकता है कि जब 1 लाख करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट आ रही है तो एसबीआई शायद 60 से 70 हजार करोड़ रुपए तो दे सकता है, उसके ऊपर 40 हजार करोड़ उसकी कैपेसिटी में नहीं है, उसको अलाउड नहीं है, टॉलरेंस लिमिट ब्रीच हो रही है। तो उस सिचुएशन में जो बचा हुआ पैसा है वो कौन देगा? वो बाकी के बैंक से अरेंज कर सकते हैं। इसी को कहते हैं सिंडिकेट लोन। यानी इसमें मल्टीपल लेंडर्स इकट्ठे आते हैं और एक लीड बैंकर बनता है, जो बाकी सबके लिए टर्म्स एंड कंडीशन सेटल करके डॉक्यूमेंटेशन करता है, और बाकी जो बैंक्स होते हैं वो आपके
लाइक को पार्टनर्स रहते हैं, जो सारी डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेगी सबके लिए। और जब भी इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आएगी, इंस्टॉलमेंट में जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, तो वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो भी प्रोपोर्शन में वो पैसा दे रहे हैं। ओके। और अगर सिक्योरिटीज की बात करें तो सिंडिकेट लोन में सिक्योरिटीज पे चार्ज क्रिएट होता है, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज। तो होता क्या है कि जो सबसे बड़ा लेंडर है उसको सबसे बड़ा चार्ज मिल जाता है, और वो चार्ज के हिसाब से फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, लोन रीपे नहीं हो पाता, और ये सिक्योरिटी को अगर हमें ऑक्शन करके पैसा लेना है, तो सबसे पहले पहले लेंडर को मिलेगा, फिर जिसके पास सेकंड चार्ज होगा, सेकंड बिगेस्ट लेंडर। ऐसे ही ये कॉमन सेंस की बात है कि जो जितना बड़ा लेंडर रहेगा ग्रुप में, उसके ऊपर चार्ज जल्दी बनेगा। तो मतलब एसबीआई सबसे बड़ा लेंडर है 60,000 करोड़ के साथ, तो पहला एक्सपोजर 60,000 करोड़ रुपए का एसबीआई का है, इसलिए कुछ भी पैसा रिकवरी होगा तो एसबीआई को मिलेगा। जब 60,000 करोड़ हो गया और उसके ऊपर भी 10,000 करोड़ बचा हुआ, तो वो किसको मिलेगा? वो फिर सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट को मिलेगा। ऐसा करते करते लोन रीपे होता है। तो सिंडिकेट लोन में जो छोटे के बैंक्स होते हैं, जो लास्ट में आके ज्वाइन करते हैं, उनके लिए थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है। इंटरेस्ट अर्निंग तो है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस की बात करते हैं। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस में नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें आप एसेट बैक्ड लोन्स, आप ये स्पेशल पर्पज व्हीकल से फंडिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस है, ये सब चीज़ें करके आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप अपना कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, और अपने कंस्ट्रेंट्स को मैनेज कर रहे हैं वेल, लीवरेज लेवल्स को मैनेज कर रहे हैं वेल। नाउ नेक्स्ट, मैं मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग एमएनसी लोन पोर्टफोलियो। देखो आपने लोन दे दिया, वो एक चीज़ है, लोन को देने के बाद उसको फॉलोअप भी करना बहुत ज़रूरी है। और फॉलोअप के लिए यूसी आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग मतलब आप एमएनसीज को पैसा दे रहे हो, वो उस पैसे को मार्केट में लगा रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट में वैल्यूज चेंज हो रही है नहीं हो रही, चेक करना पड़ेगा। उनका जो जितना एनहांसमेंट दिया आपने, जितना फंडिंग पहले था उससे जितना ज़्यादा बढ़ा के दिया, क्या वो उतना बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक कर सकते हैं? उनकी बुक्स देख सकते हैं कि उनका टोटल अभी भी जो डेटर्स की लिस्ट है वो कैसे दिख रही है। ओके। नाउ ये सारी चीज़ें देखते हुए आप अपना प्रोएक्टिव पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, डाइवर्सिफाइंग एक्सपोजर। तो बैंक्स को क्या कहा गया है कि भाई अगर आप एक ही कंपनी में लगाओगे, एक ही सेक्टर में लगाओगे, और वो अगर कंपनी डूबी तो आप भी खत्म हो जाओगे, तो इसलिए बेस्ट है कि आप अपने एक्सपोजर्स को एक लिमिट तक चेक करो और उसके बाद डाइवर्सिफाई करो। यानी रियल एस्टेट में लगा रहे हो तो उसके बाद एग्रीकल्चर में लगाओ, एग्रीकल्चर में लगा रहे हो तो फिर उसके बाद हाउसिंग में लगाओ। तो हर सेक्टर में इन्वेस्ट करो। वैसे ही एमएनसीज में भी, जो एमएनसीज ऑपरेट कर रही हैं, आप देखो खाली यूरोपियन एमएनसीज को नहीं कैटर करो, उसके साथ में आपके पास अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट है, आपके पास एशियन एमएनसीज हैं। तो जो भी एमएनसीज हैं, अगर आप एक्सपोजर ले रहे हो तो प्रेफरेबली आप उसको भी बैलेंस करो। कंसंट्रेशन रिस्क आएगा नहीं तो बहुत हैवी। कंसंट्रेशन मींस आप एक ही टाइप की एमएनसीज को, एक ही कंट्री की एमएनसीज को टेक केयर कर रहे हो, बाकियों को नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, स्ट्रेस टेस्टिंग सिनेरियोस। अब स्ट्रेस टेस्टिंग सिनेरियो बोल रहा है, सिनेरियो मतलब क्या होता है? ये सिचुएशंस होती हैं। स्ट्रेस का मतलब ही है कि जो आप एक कंपनी की सस्टेनेबिलिटी चेक करना चाह रहे हो, कि जब भी कभी कोई अनईजी सिचुएशन आ रही है, जैसे मार्केट में कोविड का फिनोमिना आया, तो उस सिचुएशन में क्या हमारे एमएनसीज सस्टेन करके निकल के आ पाएंगे कि नहीं, उनके कैश फ्लो सफिशिएंट रहेंगे रीपेमेंट के लिए कि नहीं, कि उनकी जो उन्होंने मार्केट में पैसा लगा रखा है, जो क्लाइंट्स को पैसा बांट रखा है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या वो रिकवर कर पाएंगे नहीं। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वो बैंक को भी करनी चाहिए और अपने क्लाइंट के लिए भी करनी चाहिए। बैंक अपना स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे करता है? वो देखता है इंटरेस्ट रेट में हल्का सा वेरिएशन होगा तो उसके प्रॉफिट्स पे कैसा इफेक्ट आ रहा है। वैसे ही जब वो एमएनसीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं जिनको स्पेशली लोन देना है, तो वहाँ पे स्ट्रेस टेस्टिंग एमएनसीज के परस्पेक्टिव से की जाती है, उनकी सस्टेनेबिलिटी देखी जाती है, और उसके बेसिस पे उनको लोन देंगे या नहीं देंगे वो डिसाइड किया जाता है। इफेक्टिव लोन वर्कआउट्स, यानी हमें अपने पार्टीज के साथ बड़ा क्लोज कांटेक्ट में काम करना चाहिए, और अगर लगे कि वो डिफॉल्ट हो रहा है किसी रीजन से, जहाँ इंटेंशन इज ऑल गुड बट फिर स्टिल डिफॉल्ट इज गोइंग ऑन, तो उस सिचुएशन में आप उसको कहीं ना कहीं नेगोशिएट करके उनके लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ईएमआई वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसको कुछ कम कर सकते हैं, लोन का टेन्योर बढ़ा सकते हैं, जिससे कि एमएनसीज को जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है उससे वो निकल सके, वो मैनेज करके उसको आगे निकल सके। नेक्स्ट, मिटिगेटिंग रिस्क इन एमएनसी लेंडिंग। क्या क्या कर सकते हैं? डाइवर्सिफाई करने की बात की थी हमने पीछे, डायनामिक मॉनिटरिंग करने की बात कर रहे हैं। मॉनिटरिंग मतलब लोन देने के बाद फॉलोअप भी करो, रेगुलरली फॉलोअप करो, डॉक्यूमेंटेशन चेक करो, सरप्राइज विजिट करो, उनकी उनकी बुक्स को चेक करो। तो ये सब करने से आप कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रैक रख सकते हैं। नेक्स्ट, रॉबस्ट ड्यू डिलिजेंस। यानी ड्यू डिलिजेंस मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है कुछ, और आपको मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी है, तो वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये एक आपका हिंट है कि ये इंस्टीट्यूशन थोड़े टाइम में डिफॉल्ट मारेगा। ओके, तो उसके लिए आप अकॉर्डिंगली
जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो टाइमली ले लीजिए। लीवरेज कोलैटरल मतलब जब भी आप कोई लोन दे रहे हैं तो उससे डिफॉल्ट के सिचुएशन में बचने के लिए कुछ ना कुछ कोलैटरल्स की बात करें, कोई सिक्योरिटीज की बात करें जिसको कि आप यूज कर सकें अगर डिफॉल्ट हो जाए। अगर डिफॉल्ट होता है तो हम जैसे हाउसिंग लोन में हाउस को लेते हैं, तो हाउस को ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन से जो पैसा कलेक्ट होगा लोन सेटल करेंगे, जो सरप्लस होगा तो वो अपनी पार्टी को वापस कर देंगे। और ये लास्ट, लेट्स कंक्लूड दिस प्रेजेंटेशन, इसमें हमने एमएनसीज को लोन देने की बात की थी। तो हमने ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे इकोनॉमिक लैंडस्केप को स्टडी करने की कोशिश की है, फाइनेंशियल एनालिसिस करने की कोशिश की है ये कंपनी के माइक्रो लेवल पे, और उसमें भी ग्लोबल कंटेक्स्ट आ रहा है। और फिर प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की बात की है कि आपको लोन देने के बाद उसको मैनेज भी करना है, उस पोर्टफोलियो के वॉच आउट भी करना है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो ओवरनाइट आप क्राइसिस में जा सकते हैं। सो ये क्रेडिट पॉलिसीज अगर डायनेमिक रहेगी और उसकी मॉनिटरिंग इफेक्टिव रहेगी तो एमएनसीज का जो लोन पोर्टफोलियो है वो बहुत इफेक्टिव है, बड़ा प्रॉफिटेबल है और आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा एज अ बैंक। ओके, गुड डे, टेक केयर।